गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गांधीवादी युग एवं राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने गांधी युग, गांधी जी का नॉन वायलेंस के लिए जो उन्होंने आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम स्टूडेंट्स सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या रही है, देश की आंतरिक स्थिति उस समय क्या थी, कांग्रेस का आंदोलन छोड़ने का निर्णय क्या था, उसके बाद में उस आंदोलन के क्या प्रमुख कार्यक्रम थे और उसका उत्कर्ष और उसके ऊपर सरकार का दमन चक्र कैसे कैसे रहा, इन सब बिंदुओं को इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के अध्ययन के अंदर करेंगे। कलकत्ता कांग्रेस, दिसंबर 1928, कांग्रेस का अल्टीमेटम। नेहरू रिपोर्ट के संबंध में कांग्रेस के नेताओं में काफ़ी मतभेद थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में युवक दल इस रिपोर्ट की केवल पूर्ण स्वतंत्रता के आधार पर ही स्वीकार करने को तत्पर थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में पुरानी पीढ़ी इसे पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहती थी। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने मध्यस्थता करते हुए प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव ब्रिटिश शासन के लिए एक अल्टीमेटम के रूप में था। प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण अंश यह था, यदि ब्रिटिश संसद इस विधान को ज्यों का त्यों 31 दिसंबर 1929 तक या उससे पहले स्वीकार कर ले तो कांग्रेस इस विधान को अपना लेगी, बशर्ते कि राजनीतिक स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। लेकिन यदि उस तिथि तक ब्रिटिश संसद उसे स्वीकार ना करे या इसके पहले ही अस्वीकार कर दे तो कांग्रेस देश को करबंदी की सलाह देकर तथा अन्य उपायों के आधार पर, जिन्हें वह बाद में निश्चित करेगी, अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन चलाएगी। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार, लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। मई 1929 में इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार स्थापित हुई। भारतीयों को मजदूर दल की सरकार से बहुत आशाएं थी, लेकिन मजदूर दल की इस सरकार पर अनेक भारत विरोधी दबाव थे। इस कारण भारत के संबंध में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। 1929 का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से भारतीय नेताओं को यह निश्चय हो गया था कि ब्रिटिश सरकार उस समय तक भारत को स्वराज्य नहीं देगी जब तक वह इसके लिए मजबूर ना हो जाए। अतः भारी निराशा और लोभ क्षोभ के वातावरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। अधिवेशन में 31 दिसंबर की रात्रि को 12 बजे रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव का महत्वपूर्ण भाग इस प्रकार था, यह कांग्रेस घोषित करती है कि वर्तमान स्थिति में कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना निरर्थक है। कांग्रेस के विधान को पहली धारा में स्वराज्य शब्द का अर्थपूर्ण स्वाधीनता है। नेहरू कमेटी की रिपोर्ट वापस ली जाती है तथा यह कांग्रेस अपने सदस्यों और राष्ट्रीय आंदोलन में लगे हुए अन्य व्यक्तियों से अनुरोध करती है कि वे अपना सारा ध्यान देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति में लगाएं। नई कार्य समिति ने निश्चय किया है कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाए। इस दिन पढ़े जाने वाले घोषणा पत्र से स्वाधीनता को भारतीय जनता का जन्मसिद्ध अधिकार घोषित किया गया था। देश की आंतरिक स्थिति। जिस समय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का उपयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया गया, उस समय देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति भी बहुत अधिक खराब और उत्तेजनापूर्ण थी। राजनीति में नवयुवक वर्ग अधिक सक्रिय था।
इस समय विश्व के दूसरे देशों के समान भारत भी आर्थिक मंदी का शिकार हुआ। कृषि संबंधी उपज के भाव 50% से अधिक गिर गए थे और किसानों की हालत इतनी तंग थी कि वे एक गज कपड़ा व एक बोतल लैंप का तेल भी नहीं खरीद सकते थे। सीधा साधा तथ्य यह था कि वे कर, लगान और ऋण अदा करने में असमर्थ थे। वास्तविक और औद्योगिक वर्गों में रुपये की नई दर के कारण तीव्र असंतोष था। सरकार ने रुपयों की कीमत 16 पैंस से बढ़ाकर 18 पैंस कर दी थी। इस परिवर्तन से इंग्लैंड का बहुत अधिक लाभ हुआ। भारत के उद्योगपतियों और व्यापारियों ने कांग्रेस का समर्थन किया तथा उसके कोष में 1920 तक से भी अधिक मुक्त हस्त होकर ध्यान दिया। औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूर भी बहुत अधिक असंतुष्ट और उत्तेजित थे, क्योंकि शासन के दमन के कारण उन्हें बहुत अधिक कष्ट उठाने पड़ रहे थे। सरकार ने मार्च 1929 में मजदूर संगठन के सबसे अधिक प्रभावशाली नेताओं को गिरफ्तार करके उन पर षड्यंत्र का अभियोग लगाया, जो शिथिलतापूर्वक लगातार 4 वर्ष तक चलता रहा और जिसमें 27 श्रमिक नेताओं को राजद्रोह के अपराध में दीर्घ कारावास का दंड दिया गया। सरकार के इस कार्य से श्रमिक वर्ग के असंतोष में अत्यधिक वृद्धि हुई। इसी समय सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के क्रांतिकारियों और लाहौर षड्यंत्र अभियोग के कारण भी भारत का राजनीतिक वातावरण अत्यधिक उत्तेजनापूर्ण हो गया। इस प्रकार 1930 के प्रारंभ में चारों ओर अत्यधिक उत्तेजना का वातावरण था और इस बात के चिन्ह विद्यमान थे कि यदि महात्मा गांधी अहिंसात्मक आंदोलन का श्री गणेश न करते तो बहुत अधिक दुर्दशा व नौकरशाही दमन चक्र के कारण भारत में हिंसक क्रांति का सूत्रपात हो जाता। गांधी जी इस बात से अवगत थे, अतः उन्होंने स्थिति में सुधार या स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। इस स्थिति में भारत के गांव-गांव और नगर-नगर में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस बहुत उत्साहपूर्वक मनाया गया। कांग्रेस का आंदोलन छेड़ने का निर्णय। कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक 14 से 16 फरवरी 1930 तक साबरमती में हुई। कांग्रेस कार्यकारिणी ने स्थिति का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया और एक प्रस्ताव पास कर महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के संपूर्ण अधिकार दे दिए। यद्यपि कार्यकारिणी ने गांधी जी को आंदोलन प्रारंभ करने के संपूर्ण अधिकार दे दिए थे, किंतु शांतिवादी और समझौते में विश्वास करने वाले होने के नाते गांधी जी ने वायसराय को एक और मौका दिया। अपने साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया के एक लेख में उन्होंने वायसराय को निम्नलिखित 11 शर्तें बताईं और आश्वासन दिया कि यदि सरकार उन्हें मान लेगी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम भी नहीं सुनना पड़ेगा। इसमें पूर्ण नशाबंदी हो, मुद्रा विनिमय में 1 रुपया 1 शिलिंग 4 पैंस के बराबर माना जाए, मालगुजारी आदि कर दी जाए और उसे विधानमंडल के नियंत्रण में रखा जाए, नमक पर लगने वाला कर बंद हो, सैनिक व्यय कम हो और शुरू में आधा कर दिया जाए, शासन व्यय में कमी करने के लिए अधिकारियों के वेतन आधे या उससे कम कर दिए जाएं, विदेशी वस्त्रों पर तट कर लगाया जाए ताकि देशी उद्योग का संरक्षण हो, तटीय व्यापार संरक्षण कानून पारित किया जाए, हत्या या हत्या की चेष्टा में दंडित बंदियों को छोड़कर शेष सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए जाएं, सभी मुकदमे वापस लिए जाएं और भारत से निर्वासित किए गए सभी लोगों को आने दिया जाए एवं खुफिया पुलिस तोड़ दी जाए या उसे जन नियंत्रण में रखा जाए। और अंतिम था आत्मरक्षा के लिए बंदूक आदि हथियारों के लाइसेंस दिए जाए। शासन ने पत्र का सहानुभूतिपूर्वक उत्तर देने की बजाय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी प्रारंभ कर दी। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी के सामने आंदोलन प्रारंभ करने के अतिरिक्त कोई और रास्ता रहा ही नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी यात्रा से हुआ।
महात्मा जी ने जब आंदोलन चलाने के ढंग पर विचार करना प्रारंभ किया कि यह निश्चय किया कि सर्वप्रथम स्वयं वे डांडी समुद्र तट पर शासन की आज्ञा प्राप्त किए बिना नमक बनाएंगे और इस प्रकार कानून का उल्लंघन करेंगे। 11 मार्च 1930 को साबरमती के मैदान में 75,000 व्यक्तियों के ने एकत्रित होकर प्रण किया कि जब तक भारत स्वाधीन नहीं हो जाता तब तक ना तो हम स्वयं चैन लेंगे और ना ही सरकार को चैन लेने देंगे। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी और उनके द्वारा चुने गए 79 कार्यकर्ता साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट की ओर चल पड़े। 200 मील की लंबी यात्रा पैदल चलकर 24 दिनों में तय की गई और यह पैदल यात्रा महान आंदोलन का महान प्रारंभ थी। तो बच्चों, प्रारंभ करने के लिए 24 दिन तक वह पैदल 200 मील की यात्रा करते रहे और इससे उन्होंने जन जागृति उत्पन्न करी। सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे चले और उन्होंने महात्मा जी के आगमन के लिए जनता को तैयार किया। महात्मा गांधी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी समुद्र तट पर स्वयं नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह का प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम। गांधी जी का उपयुक्त कार्य भारत के विभिन्न भागों में विशाल पैमाने पर सविनय अवज्ञा के शुरू किए जाने का संकेत चिन्ह था। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने आंदोलन के लिए निम्न कार्यक्रम निर्धारित किए। गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए। बहनों को शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना देना चाहिए। विदेशी वस्त्रों को जला देना चाहिए। हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी सरकारी शिक्षण संस्थाएं छोड़ दें और सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दें। 4 मई को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद करबंदी को भी आंदोलन के कार्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया। आंदोलन का उत्कर्ष और सरकार का दमन चक्र कैसे प्रारंभ हुआ, अब हम इसका अध्ययन करेंगे। महात्मा जी द्वारा नमक कानून का उल्लंघन किए जाने के शीघ्र बाद आंदोलन पूरे जोर पर आ गया था और इसके संपूर्ण देश को अपने प्रारंभ प्रभाव में ले लिया था। मध्य प्रांत में जंगल कानून और कलकत्ता में राजद्रोह सभा अधिनियम का उल्लंघन किया। संयुक्त प्रांत, मद्रास, मध्य प्रांत, बंबई और बंगाल में शासन की अनुमति प्राप्त किए बिना अवैधानिक नमक बनाना प्रारंभ कर दिया। विदेशी वस्त्र और अन्य सामान का बहिष्कार, शराब की दुकानों पर धरना भी सफलतापूर्वक प्रारंभ कर दिया। आंदोलन प्रारंभ होने के 1 माह के अंदर 200 पटेल और पटवारियों ने त्यागपत्र दे दिए और सैकड़ों अन्य सरकारी नौकरों ने भी ऐसा ही किया। विदेशी वस्त्र के बहिष्कार को महान सफलता प्राप्त हुई। आंदोलन की विशेष बात यह थी बच्चों कि भारतीय स्त्रियों ने अपने परंपरागत संकोच को त्याग कर बहिष्कार, पिकेटिंग और स्वदेशी प्रचार में आंदोलनकारियों के साथ मिलकर कार्य किया। अकेले दिल्ली में लगभग 1,700 महिलाएं शराब की दुकानों पर धरना देने के अपराध में गिरफ्तार की गई। 4 मई को गांधी जी की गिरफ्तारी पर बम्बई, कलकत्ता और अन्य स्थानों पर संपूर्ण स्वेच्छापूर्वक हड़ताल हो गई। बम्बई में जीआईपी और बीबीसीसीआई के कारखाने के मजदूर भी काम छोड़कर हड़ताल में सम्मिलित हो गए। आंदोलन के प्रारंभ होने के पहले ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों ने आंदोलन की टेक्निक का उपहास किया। आंदोलन की गति पकड़ने पर कुछ समय के लिए हतप्रभ हो गए, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने निर्ममतापूर्वक दमन प्रारंभ कर दिया। प्रदर्शन और सार्वजनिक सभाओं को निर्दयतापूर्वक तितर बितर किया जाने लगा और उन पर लाठी प्रहार दिन प्रतिदिन की घटना हो गई। धरासना स्वयंसेवकों ने नमक के गोदाम पर चढ़ाई की और वे पाशविक लाठी प्रहार के शिकार हो गए। जमीन पीड़ा से कराहते आदमियों से पट गई थी। किसी का कंधा टूट गया, किसी की खोपड़ी, लोगों के सफ़ेद कपड़े खून से तर हो गए थे। न्यू फ्रीमैन के संवाददाता बेब मिलन धरासना के दृश्य और पुलिस की ज्यादतियों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि 18 वर्ष तक 20 देशों में संवाद संग्रह के काम में मैंने असंख्य उपद्रव, संघर्ष आदि देखे, लेकिन धरासना जैसे रोंगटे खड़ा कर देने वाला मर्मभेदी दृश्य मैंने कभी नहीं देखा।
कभी कभी पुलिस बिल्कुल मामूली सी बातों पर छात्रों का पीछा करती, उनकी कक्षाओं में घुस जाती और उन्हें व उनके अध्यापकों से लाठियों का शिकार बनाती थी। कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया था और एक वर्ष में लगभग 90,000 सत्याग्रहियों को जेल में ठूस दिया गया था। महिलाओं के साथ भी इसी प्रकार की कठोरता का बर्ताव किया जाता था। देश को अध्यादेश शासन के अधीन कर दिया गया और एक के तुरंत बाद दूसरे दमनमूलक कानूनों का बोलबाला था। करबंदी आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने संपत्ति के बलात् ग्रहण, हरण और नीलाम का सहारा लिया। पुलिस के जुल्मों के परिणाम स्वरूप कई गांव बिल्कुल उजड़ गए। पुलिस के दमन कार्य की प्रतिक्रिया के रूप में कुछ स्थानों पर जनता ने हिंसात्मक कार्रवाई की। शोलापुर में एक उत्तेजित भीड़ ने थाने जला दिए और चौकीदारों को मार दिया। संगठित कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन पुलिस ने 25 व्यक्तियों को भूनकर और सैकड़ों को घायल करके प्रतिशोध किया। पेशावर में अप्रैल 1930 में इससे भी भयंकर घटना हुई और 24 अप्रैल से 4 मई तक पेशावर में अंग्रेजी हुकूमत नहीं रही। इस अवधि में शांतिपूर्ण और अनुशासित खुदाई खिदमतगारों ने व्यवस्था कायम करी। इसके बाद सैनिक दस्तों ने पुनः शहर पर अधिकार कर लिया और अनेक खुदाई खिदमतगारों को मशीन गनों से धराशायी कर दिया। इस दौर की जो महत्वपूर्ण घटना थी वह यह थी कि एक गढ़वाली प्लाटून ने अपने निहत्थे मुस्लिम देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। आंदोलन का दुखदायी तथ्य यह था कि भारतीय मुसलमान उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में इस आंदोलन से अलग हो गए। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही।